Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in today's Premix for Polity and Governance. आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम देखेंगे 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले जो आपके कुछ पेपर्स हैं, पिछले जो यूपीएससी के प्रीलिम्स हैं उनसे लिए गए हैं, बट हम देखेंगे किस तरह से वो आज भी जो है एक्सट्रीमली रेलिवेंट है, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि कुछ ये क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल हैं, तो कुछ जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उनके साथ डील करते हैं, राइट। तो अगर आपको उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। सेकेंडली, कुछ जो क्वेश्चन है आज की डेट में दोबारा रेलेवेंट हो गए हैं, तो इनको देखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ में हम जो है कुछ लर्निंग जो आपकी वी विल बी लर्निंग सर्टेन सॉल्विंग टेक्निक्स, कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो भी हम क्विकली देखेंगे। Now before we move on to today's questions, just to let you know कि हमारे जो कुछ बैचेस हैं, that is प्री प्लस मेंस के लिए बैच 3, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच 3, सोशियोलॉजी का बैच 3 एज वेल एज एसए का बैच 3, सबकी जो एनरोलमेंट की वैलिडिटी है दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 13th of June 2021। साथ ही में हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स जो है फॉर 14 months, राइट, वो भी जो है उसकी भी एनरोलमेंट खुली हुई है एंड यू कैन एनरोल फॉर द सेम, ठीक है। 13 जून तक एनरोलमेंट्स चलेंगी। डिटेल्स के लिए आप 1800-893-3043 पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे, या फिर हमारी वेबसाइट cpclasses.com पे जाके ही जो है आप चेक कर सकते हैं ऑल द डिटेल्स ऑफ द कोर्स, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। द first question now states is, the chief minister of a state is not eligible to vote in the presidential election if, आपके ऑप्शंस देखते हैं। A, he himself is candidate, right, वो खुद ही जो है कैंडिडेट है। B, वो अभी yet to prove है अपनी majority on the floor of the lower house of the state legislature। C, अगर वो मेंबर है ऑफ द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या D, अगर वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हिस्सा कौन लेता है। अगर आपको याद है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली जो है ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट से आप एलिमिनेशन यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, वो सोच लेंगे अरे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कब एलिजिबल नहीं होगा टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राइट, दैट्स व्हाट दे विल कीप ऑन थिंकिंग। But you have to come to the fact that at the end of the day, who is a chief minister? Parliamentary form of government है। Chief minister कौन है? Chief minister is just another, जिसको आप MLA बोलते हैं, ठीक है, बस वो एक MLA है, that's what the chief minister is, है ना, और तो कुछ है नहीं वो, राइट। दैट्स द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि क्योंकि अब वो एमएलए हैं तो इसीलिए एज एन एमएलए वो कब हिस्सा ले सकते हैं या कब हिस्सा नहीं ले सकते हैं इन द स्टेट इलेक्शन, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। अब इसके बेसिस पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। द आंसर शुड बी, वेरी क्विकली लेट्स जस्ट लुक एट दिस, The answer should be D, that is caretaker of the government जो है ये होते हैं, ठीक है, ये जो है आपका सही आंसर होना चाहिए। दैट इज C जो है कि ये मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, दैट इज व्हेन ही विल बी नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब ये C क्यों है? नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर जो आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बैठता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, दैट इज फॉलोइंग अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन किया जाता है जहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज बिठाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑफ पार्लियामेंट, देन इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट and elected members of the legislative assemblies of 2 UTs, that is Delhi and Puducherry।
तो मतलब ऑटोमेटिकली अगर चीफ मिनिस्टर एक एमएलए नहीं है इन अ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इंस्टेड इन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर वो हिस्सा है, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होंगे एंड देयरफॉर एलिजिबल नहीं होंगे टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो बस अगर आपको पता हो कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन बैठता है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि इतनी सी बात थी, बस इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स दिस। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, राइट? तो फटाफट बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question now states, which of the following electoral systems have been adopted in various elections of India? ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है। पहला है सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, सेकेंड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, थर्ड है लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फोर्थ है क्यूमुलेटिव सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे A 1 and 2 ओनली, B 1 and 3 ओनली, C 1, 2 and 3 या D 2, 3 and 4। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क अगर वो पढ़ी है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी नोइंग। अब इलेक्शन, इलेक्टोरल सिस्टम एंड इनसे रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं एंड दिस वाज आल्सो समथिंग जो हम पास्ट ईयर पेपर्स में देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ें जो हैं ऑफन टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ के बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, राइट? अब यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज A 1 and 2 ओनली। इनफैक्ट वही जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, इफ़ यू लुक एट इट्स थर्ड चैप्टर विच इज़ ऑन इलेक्शंस, आपको इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, उसमें वो हर टाइप का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करती है एंड देन इंडिया में कौन कौन से इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो किए जाते हैं एंड इन व्हाट इलेक्शंस टू व्हाट ऑफिसेस, वो भी जो है इन डिटेल डिस्क्राइब करती है। अब 1 and 2 करेक्ट क्यों था? पहली स्टेटमेंट जो कि डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज की बात करती है, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, उसमें फॉलो किया जाता है, जहां पे जितने भी मेंबर्स ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज जिनका वोटर्स कार्ड है, वो जाते हैं, अपना मतदान करते हैं, राइट? दे गिव देयर वोट टू अ स्पेसिफिक कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट दैट विंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, दैट कैंडिडेट एंड्स अप विनिंग। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है हम एब्सोल्युटली फॉलो करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनफैक्ट हमने ये पिछले ही क्वेश्चन में किया था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहां पे जो ऑफिसेज हैं ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन टू राज्यसभा एंड विधान परिषद, वहां पे ये मेथड यूज होता है। जो आपके बाकी दो सिस्टम्स मेंशन्ड है, द एनसीईआरटी आल्सो रेफर्स टू दीज इलेक्टोरल सिस्टम्स। फर्स्ट इज द लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये इंडिया में कहीं पे फॉलो नहीं होता, ये इंस्टेड इन द कंट्रीज लाइक इजराइल, नीदरलैंड्स, वहां पे फॉलो किया जाता है, जहां पे पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है एंड द पीपल एंड आर वोटिंग फॉर अ स्पेसिफिक पार्टी रादर देन द कैंडिडेट। एंड देन जो पार्टी है अपनी लिस्ट में से चूज करती है कि एज पर मेरे को जितनी सीट्स मिली हैं उस हिसाब से मैं ये कैंडिडेट्स को जो है भेजूंगा, राइट? सो पीपल आर टेलिंग देयर प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी बिकॉज उनको भी नहीं पता होता कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि एक ही पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उनको नहीं पता कि कौन से कैंडिडेट्स जाके बैठेंगे इन द लेजिस्लेचर, बट जो पार्टी वो प्रेफर करते हैं वो उसके लिए वोट डालते हैं रादर देन द कैंडिडेट, जैसे कि हम करते हैं इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ऑन द अदर हैंड क्यूमुलेटिव सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है, दिस इज अ इवन मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो कि यूएस के कुछ जो स्टेट्स हैं उनके अंडर ये फॉलो किया जाता है। इंडिया में दोनों ही ये जो सिस्टम्स है कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल भी जो है इंडिया में नहीं देखे जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। द थर्ड क्वेश्चन नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बट ये करंट अफेयर्स को नजर रखते हुए भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। द क्वेश्चन नाउ स्टेट्स इज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम is different from British parliamentary system in what way? इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम से
में अलग है फ्रॉम द ब्रिटिश काउंटर पार्ट? आपके ऑप्शंस है ए बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बी अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, या डी अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर जो है मार्क कर सकते हैं। अगेन गो बैक टू जो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ा होगा अबाउट द ब्रिटिश सिस्टम, अबाउट द इंडियन सिस्टम, राइट? तो वो जो है आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप डिफरेंटली मार्क कर सकते हैं बिटवीन द टू। अब यहाँ पे जो सही जवाब आपको मार्क करना है दैट इज ए बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ये डिफरेंट क्यों है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में ऑब्वियस डिफरेंस है ना, ऑब्वियस डिफरेंस है। क्या है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस? कि आपका जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे होते हैं, वहां पे कौन होते हैं? वहां पे क्राउन होते हैं, ठीक है। नॉमिनल आपके रियल एग्जीक्यूटिव तो दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी पीएम को हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वहां पे भी हम पीएम को ही रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। पर जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है इंडिया में वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है, राइट? द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हो, एंड नॉट अ हेरिडिटरी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट हैव मेड अ मिस्टेक हियर, राइट? जिन्होंने नहीं की, वेरी गुड। जिन्होंने की है और डी आंसर मार्क किया है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लेट्स लुक एट दैट पॉइंट अ लिटिल, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें सिखाया जाता है कि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सुजरेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब नोबडी, नॉट इवन द जुडिशरी कैन क्वेश्चन द पार्लियामेंट देयर। सो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी थिंकिंग दैट द मोस्ट ऑब्वियस आंसर इन दिस रिगार्ड इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हम जुडिशियल रिव्यू को मार्क करते हैं। ये चीज जो है डिफरेंट होनी चाहिए, ये चीज जो है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती होगी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है जुडिशियल रिव्यू की सिस्टम। इनफैक्ट ब्रिटेन में भी जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है, राइट? किस तरह से? इनफैक्ट ब्रिटेन के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल एंड अप फीलिंग दैट जस्ट बिकॉज ब्रिटेन डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पर तो इसका मतलब है कि वहां पे जुडिशियल रिव्यू भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, राइट? नाउ डिस्पाइट द फैक्ट कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है ब्रिटेन के अंदर, over the years there have been a numerous changes in the functioning of judicial review. So for example 1998 का एक ह्यूमन राइट्स एक्ट जो पूरे EU के अंदर आया था, वो UK ने भी एक्सेप्ट किया था, एंड उसके अंडर एक रिक्वायरमेंट थी दैट जुडिशियल रिव्यूज शुड बी ऑपरेशनल इन कीपिंग अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जहां पे भी जो एग्जीक्यूटिव है, तो आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, वेरियस मिनिस्टर्स हो गए, वेरियस लोकल बॉडीज हो गई, जब वो कोई भी लॉ उसको एग्जीक्यूट करती हैं, या फिर जिसको हम सेकेंडरी या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, राइट? हम कहते हैं ना कि पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया बट उसकी जो निटी-ग्रिटीज या डिटेल्स हैं वो एग्जीक्यूटिव भर रहा होता है, उन चीजों पे जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन उठाया जा सकता है। पार्लियामेंट की जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है उस पे अभी भी जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं है, बट जुडिशियल रिव्यू इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स हैज बीन अलाउड इन ब्रिटेन। इनफैक्ट इन 2020, राइट? तो ये पास्ट या क्वेश्चन है और इसका ये सही आंसर था बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, ठीक है। इनफैक्ट ये अब क्यों और रेलिवेंट हो जाता है? ये रेलिवेंट होता है बिकॉज 2020 में ये जुडिशियल रिव्यू को लेके अगेन बहुत ज़्यादा एक हल्ला गुल्ला मचा था ब्रिटेन में बिकॉज ऑफ अ सर्टेन इंसिडेंट। This incident came in the form of a very important case which was R versus the Prime Minister of Britain. तो जो उनके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने प्रोरोग करने की बात कर दी थी अपने पार्लियामेंट को, एंड ये केस पहुंच गया था जुडिशरी के पास कि ये जो प्रोरोग उन्होंने करने का एक ऑर्डर, एक जो डाली है रिक्वेस्ट टू द मोनार्क एंड उनके कहने पे प्रोरोग कर रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। तो एक जुडिशियल रिव्यू गई थी टू द कोर्ट्स इन ब्रिटेन, एंड उस दौरान इवन दो ब्रिटेन के कोर्ट्स ने अलाउ कर दिया और उन्होंने बोला दिस इज फुल्ली विद इन द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू रेकमेंड प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी विल बी इंटरफेयरिंग इन, बट इट ऑल्सो शो दैट ओवर द ईयर्स द जुडिशरी
in Britain has become more active. In fact, given this 31st July 2020 को ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, एंड ब्रिटेन हैपन्स टू बी वन ऑफ दो स्टेट्स जिसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है पैंडमिक के कारण, यूके गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है एक पैनल ऑफ लीगल एंड एकेडमिक एक्सपर्ट्स जो कि स्कोप एंड एक्सपेंस जो है ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ब्रिटेन उस पर नज़र डालेंगे एंड देखेंगे कि क्या इसको और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है या नहीं, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अ रिलेटिवली ओल्डर क्वेश्चन अब बहुत रेलिवेंट हो गया है इन कंपैरेटिव एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज अ रिलेटिवली वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट कई बार इसमें भी कंफ्यूजन आ सकती है. द क्वेश्चन स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपके ऑप्शंस हैं ए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल ड्यूटीज, डी 9th शेड्यूल. ठीक है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है ना. सपोज कीजिए कि किसी को ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, नहीं उनको समझ में आ रहा, वो कहते ओहो इनमें से तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर बनेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, 9th शेड्यूल में मुझे पता नहीं मेंशन है कि नहीं है. ठीक है, तो हाउ डू आई नाउ गेस के यहाँ पे क्या सही आंसर होना चाहिए. इट इज एलिमिनेशन टेक्निक. ऊपर क्वेश्चन पीछे पढ़िए. क्वेश्चन कहता है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ पे इंक्लूडेड है. अब प्रमोट कौन करेगा, हम सिटीजन्स तो प्रमोट नहीं कर सकते ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, हमारी कौन सुनता है ना. प्रमोट कौन करेगा, प्रमोट तो स्टेट ही करेगा. और अगर स्टेट को कोई चीज़ गाइडलाइंस देती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन देती है स्टेट को, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. क्योंकि प्रमोशन की बात की गई है मतलब स्टेट इज टेकिंग एन एक्शन, एंड स्टेट का एक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे स्टेट को बोला जा रहा है दैट दीज आर सर्टेन गोल्स दैट यू आर सपोज्ड टू अचीव इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. दैट इज व्हाई बी शुड बी द करेक्ट आंसर. अब डीपीएसपीज जो है कुछ गोल्स एनविसेज कर देते हैं, राइट. सो दे सेड दैट ये कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं जो हम स्टेट को दे रहे हैं. सो इवन तो करंटली वो फुलफिल नहीं हो सकते, बट वी होप इन द फ्यूचर वो फुलफिल किए जा सके बाय द इंडियन स्टेट, एंड देयरफॉर दीज डायरेक्टिव्स वर इंक्लूडेड इन चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन्हीं डायरेक्टिव्स में से एक जो है इज आर्टिकल 51, जो कि बेसिकली स्टेट को कहता है दैट वन ऑफ योर टास्क अहेड इज टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन करना जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस एज वेल एज टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट है कि जो प्रेसिडेंट है ये रूल्स बनाते हैं फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ business of the government of India and allocation among ministers of the said business. Second statement कहती है all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister. Which of the following statements given above are correct? आपके options हैं 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 nor 2. ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है आप एलिमिनेशन टेक्निक अपना के एक जो स्टेटमेंट है उसको तो पहले ही बाहर कर सकते हैं. नाउ हमने पहले भी किया था कि इंडिया के अंदर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है. रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर है. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है कि जितने भी एक्शंस लिए जाएंगे दे विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. नाउ यू सी व्हाट द सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग. The second statement is saying that all executive actions of the government of India shall be expressed in the name of the Prime Minister. Is Prime Minister the nominal executive? No, he is not. Right? So automatically आपकी जो second statement है ये एक nominal and real executive का concept लगा के आप clearly second statement को eliminate कर सकते हैं. ठीक है, और first statement में भी आप यही concept लगा सकते हैं कि अगर मैं executive हूँ और मेरे नाम पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं एक नज़र तो बना के रखूँगा कि रूल्स जो हैं जिनके बेसिस पे एक्शन लिए जा रहे हैं वो रूल्स ढंग के हों, जो ट्रांजैक्ट किया जा रहा है वो बिजनेस वो ढंग से किया जा रहा हो. तो ऑब्वियसली ये काम किसके ऊपर आएगा, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के ऊपर आएगा, दैट इज द प्रेसिडेंट. देयरफॉर द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज A1 ओनली. राइट, तो जैसे कि यहाँ पे समझाया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर डिवीजन है बिटवीन द रियल एग्जीक्यूटिव दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव दैट इज द
प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब उनके नाम पे काम होता है, एंड देयरफॉर ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर डन ऑन the name of the head of the state, that is the president of India, and that is why your second statement was incorrect. ठीक है, जो आपकी first statement थी, now because all the actions are being done in my name, therefore it should be my duty कि मैं rules बना के रखूँ कि जिस basis पे आप ये orders ले रहे हैं, जिस basis पे आप ये business transact कर रहे हैं, वो correctly follow किया जा रहा हो, and therefore it is the president जिसके ऊपर responsibility है to make rules specifying the manner in which orders and other instruments are made और executive और एग्जीक्यूटेड उनके नाम पे। फर्दरमोर वही रूल्स बनाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि एक कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हो रहा हो बाय द यूनियन गवर्नमेंट, राइट। इट शुडंट बी गोइंग इन लूप होल्स, देयर शुडंट बी एम्बिग्विटी कि आखिरकार डिसीजन कौन ले रहा है एंड किसके पास कौन सा बिजनेस एलोकेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री कौन से स्पेसिफिक टास्क का ध्यान रख रही है, राइट। इन सब के रूल्स भी जो है वो प्रेसिडेंट ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा भी स्टैटिक एंड कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आप अपनी अपनाएंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक, आप आराम से उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर योर प्रीमिक्स टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।